Assalamualaikum students. How are you guys? I hope you all are doing great. So let's start our today's topic. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज का हमारा टॉपिक है बैड एंड डाउटफुल डेट्स जो हमने स्टार्ट किया था। 2 लेक्चर्स हो गए थे, आज उसमें हमने तीसरा लेक्चर करना है। तो बेसिक बेसिक चीज़ें हमने कवर की थी। आज होपफुली कुछ नई चीज़ें भी इंशाल्लाह सीखेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे यार कि उसके क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, उसमें करना क्या होता है प्रैक्टिकली। So we will learn all that things today inshallah. बाकी आई होप कि आप लोग अपना होमवर्क साथ साथ करते हैं रेगुलरली और आपके नोट्स बहुत अच्छे बने हुए हैं, ठीक है? क्योंकि नोट्स आपके लाइक नोट्स आर योर एसेट, ठीक है? तो हर बंदे की कोशिश क्या होती है कि अपने एहसास से ज्यादा बनाए और बेहतर से बेहतर अच्छे एसेट्स हों, ठीक है? क्यों? क्योंकि आप जब भी आगे देखेंगे कोई आपको फ्यूचर में किसी टॉपिक पे जरूरत पड़ती है तो आपके नोट्स इतने अच्छे काबिल हों और आपके पास सेव हों कि आप उसको खोल के समझ सकेंगे यार हमने क्या पढ़ा था, ठीक है? क्योंकि अकाउंटिंग आपको पता है डे बाय डे एडवांस होती जाएगी, ठीक है? आईटीए में भी और FAR 1 में, FAR 2 में, ठीक है? तो बेसिक चीजों को भूलना नहीं है, तो उसका एक अच्छा तरीका ये है कि आपके नोट्स अच्छे हों तो आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी तक हमने क्या किया था? मैंने कहा था हमारे पास डेट्स होते हैं, बैड डेट्स एंड गुड डेट्स, ठीक है? गुड डेट्स तो वो जिनका मसला ही नहीं है। फिर बैड होते हैं जो कंफर्म है 100%, उसको हम एक्सपेंस कर देते थे, राइट ऑफ कर देते यानी बुक से ही खत्म, ठीक है? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट टू डेटर्स अकाउंट इटसेल्फ क्रेडिट हो जाता था। फिर एक तीसरी किस्म के थे जिसमें हमें डाउट था, तो हम बुक से खत्म नहीं करते थे बल्कि प्रूडेंट रहने के लिए एक अलग से अकाउंट बनाते थे जिसे हम प्रोविजन का अकाउंट बनाते थे, जो कि डेटर्स के नीचे अलग से माइनस होके होता नेट में वही था, लेकिन उस डेटर्स को खत्म नहीं करते थे, उसके ऑपोजिट एक छोटा कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट बना लेते थे, ठीक है? और डेटर्स के अकाउंट में क्या 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 चीजें मैक्सिमम आ सकती हैं मैंने आपको लिखवा दी थी कि डेटर्स अकाउंट किस किस वजह से बढ़ता है और किस किस वजह से कम हो सकता है। एग्रीड। फिर मैंने कहा था प्रोविजन अकाउंट और डेटर्स अकाउंट ये दोनों बैलेंस शीट का आइटम्स है, तो इनका ओपनिंग भी होता है अकाउंट का, क्लोजिंग भी होता है। एग्रीड। जबकि बैड डेट एक्सपेंस हाली फॉर द ईयर, साल के आखिर में ये खुद खत्म हो जाता है, ठीक है? और अगले साल फिर नया बन जाता है, कोई इसका ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता। फिर प्रोविजन के ओपनिंग में दो तरह की प्रोविजन होती है हमेशा, एक स्पेसिफिक, जनरल। क्लोजिंग में भी दो तरह की, स्पेसिफिक, जनरल। एग्रीड। अब आज हम इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। आपको आई कि आपका एक बेसिक क्वेश्चन कराता हूँ, फिर साथ ही हम एडवांस क्वेश्चन पे चले जाएंगे, ठीक है? तो ये चीजें जो अभी तक बताई हैं, ये अभी अभी तक हमने 2 लेक्चर में और ये अभी 2-4 मिनट में सीखी हैं, ये सारी सारी सवाल में अप्लाई होंगी। तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस क्वेश्चन। आई कैप की बुक नंबर है, बुक का पेज नंबर है 159 एंड एग्जाम्पल नंबर 3, पेज नंबर 159, एग्जाम्पल नंबर 3। सो लेट्स स्टार्ट। चलें जी, सवाल क्या लिखा है? एग्जाम्पल नंबर 3, होमर कमेंस ट्रेडिंग ऑन 1 अप्रैल 2010। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, यानी कि ये कोई पुराना बिजनेस नहीं है बल्कि 1 अप्रैल 2010 को बना है, ठीक है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसलिए, अगर कोई पहले का होता ना, लेट्स सपोज उसने 2008 में या 7 में स्टार्ट किया होता, तो इसका मतलब ये था कि ओपनिंग क्लोजिंग की कोई बात है। ये तो स्टार्ट ही आज पहले दिन कर रहे, तो इसका मतलब ओपनिंग तो एटलीस्ट कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो क्योंकि इसने अभी अभी स्टार्ट किया है, तो जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ओपनिंग नहीं होता, नील होते हैं। फिर ड्यूरिंग द ईयर जो बैलेंस बनते हैं वो क्लोजिंग में चले जाते हैं। ही एक्सपेक्टेड द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ बैलेंसेस फ्रॉम द सेल एज एट 31 मार्च 2011, यानी कि उसने अप्रैल को स्टार्ट किया, ठीक है? तो साल कितने महीने को होते हैं? 12 महीने। तो 1 अप्रैल 2010 से स्टार्ट किया तो अगले साल 31 मार्च 2011 पर, यानी कि 11 महीने मुकम्मल हो गए, और सॉरी 12 मंथ्स, ठीक है? तो हमने क्या कहा था? फाइनेंशियल ईयर हमेशा माली साल, दूसरा कैलेंडर ईयर भी 12 महीने का होता है। फाइनेंशियल ईयर कहीं से भी स्टार्ट होकर कहीं, कैलेंडर ईयर तो हमेशा 1 जनवरी से 31 दिसंबर होता है ना, जो चल रहा है, ठीक है? बाकी इस्लामिक कहाँ से स्टार्ट होता है? मुहर्रम से लेके जिलहज तक, ठीक है? लेकिन बिजनेस का जो है कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, सिर्फ 12 महीने पूरे करने। तो इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ है? 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च 2011 पर खत्म हो गया, तो आप गिनिएगा ये 12 महीने ही होंगे। एग्रीड, ठीक है? 12 महीने एज एट का क्या मतलब है?
ये बैलेंस शीट आइटम की बात करें, होता है ना, एक होता है फॉर द ईयर। फॉर द ईयर क्या होती है? P&L। एज एट मतलब ये SOFP बैलेंस शीट आइटम की बात कर रहा है कि 31 मार्च पर कितना बैलेंस मेरा पड़ा हुआ है। ठीक है, क्यों हम क्या करते थे? हम याद करें, मैं क्या आपको बताता था कि क्लोजिंग प्रोविजन, क्लोजिंग ठीक ठीक डेटर्स पर निकालते थे। ठीक है, तो इसने मुझे क्लोजिंग डेटर्स दे दिए हैं। क्या इसके क्लोजिंग में क्या कहते हैं? एज एट था, क्या है? बार्ट से मैंने लेने 2 लाख रुपए, लीजा से 4 लाख लेने हैं, और अदर्स। ठीक है, इन दोनों को बाय नेम लिखा है, बाकी अदर्स में डाल दिया कि यार बाकी भी कस्टमर है, उनसे तकरीबन 63 लाख लेने, तो टोटल 6.9 मिलियन उसके रिसीवेबल्स हैं टोटल। इन दोनों को बाय नेम लिखने की वजह क्या हो सकती है? कि स्पेसिफिक कोई चीज है। याद करें, अलाउंस दो तरह के होते थे, एक स्पेसिफिक और एक जनरल। तो शायद, ठीक है, कंफर्म नहीं है, अभी आगे सवाल पढ़ूंगा। तो बंदों का नाम से बता दिया तो मतलब इन दोनों को नाम से जानते हैं, तो स्पेसिफिक प्रोविजन की बात कर सकता है एग्जामिनर सवाल में। एग्रीड। ठीक है, तो मेरे पास बैलेंस शीट में 6.9 मिलियन के डेटर्स आ रहे हैं, एज एट बैलेंस है। ठीक है, उसका ब्रेकअप यह है कि 2 लाख रुपए बार्ट ने देने हैं, 4 लाख लीजा ने, और बाकी 63 लाख अदर कस्टमर, उनको मुझे पता नहीं है। इन द ईयर टू, 31वां साल के दौरान क्या हुआ? ठीक है, बार्ड इमिग्रेटेड लिविंग न्यूमेरस डेट। बार्ड भाई, तो इमिग्रेटेड का मतलब है चले जाना कहीं, ठीक है, हिजरत कर जाना, मतलब भाग गया। बार्ड तो क्या भाग गया, तो इसका मतलब क्या है कि बार्ड का ये 2 लाख रुपया है, ये बार्ड चला गया, तो ये तो मुझे कंफर्म लग रहा है कि यार ये तो भाग गया है। जब वो चीज कंफर्म हो जाती है ना, बार्ड इमिग्रेट मतलब वो भाग के ही चला गया, शहर ही छोड़ गया, तो फिर कंफर्म है। तो ये समझो मेरा क्या हो जाएगा? 100% कंफर्म। जो 100% होता है वो क्या होता है? बैड डेट। हम क्या बोलते हैं? बैड डेट रिटर्न ऑफ। एग्रीड। ओके। फिर लिसा के बारे में बता रहे हैं। लिसा इज डिस्प्यूटिंग सर्टेन। डिस्प्यूट का होता है मतलब किसी पे ना, किसी बात पे डिस्प्यूट होना, कोई झगड़ा चलना। ठीक है, या एक पॉइंट पे नहीं आ रहे, मतलब फर्क आ रहा है। ठीक है, फड्डा कह ले। ठीक है, लिसा इज डिस्प्यूटिंग सर्टेन इनवाइसेस। कुछ इनवाइसेस पर वो बहस चल रही है। ठीक है, अमाउंटिंग टू लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपए के ऐसे बिल हैं जिस पर हमारा डिस्प्यूट चल रहा है। वो कह रहा होगा कि यार नहीं, ये लाख रुपए, हम कह रहे होंगे लाख रुपए है, या वो ज्यादा कह रहा होगा या कम कह रहा होगा, पर कोई ना कोई डिस्प्यूट चल रहा है। ओके, विच हैव बीन आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ्स। ठीक है, उसने देने हमें कितने लीजा ने? 4 लाख। 4 लाख में से 3 लाख का मसला नहीं है, 1 लाख के ऐसे इनवाइसेस हैं जिसपे डिस्प्यूट आ गया। ठीक है, और 6 महीने से डिस्प्यूट चल रहा है। तो होमर साहब ने क्या किया? होमर साहब ने एस्टिमेट, एस्टिमेट का मतलब क्या है? अंदाजा, कंफर्म नहीं है। होमर साहब ने एस्टिमेट किया, अंदाजा लगाया, दैट लीसा विल इवेंचुअली, इवेंचुअली होता है आखिरकार, पे कर देगा हाफ द डिस्प्यूटेड अमाउंट। बड़ी इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, जिस अमाउंट पर झगड़ा है उसका आधा पे कर देगा। यानी कि 4 लाख का टोटल बैलेंस, 4 लाख का आधा नहीं, झगड़ा, झगड़ा कितने पे है? 1 लाख रुपए। तो 1 लाख का आधा कितना होता है? 50,000। यानी 50,000 पे कर देगा, और बाकी पे, बाकी 50,000 पे इसको क्या है? कंफर्म है कि नहीं देगा? नहीं, अंदाजा उसने लगाया कि यार आखिरकार 50,000 तो पे कर ही देगा, बाकी का कुछ कह नहीं सकते, कंफर्म नहीं है उसको। तो यानी 50,000 रुपया कहाँ चला जाएगा? ठीक है, स्पेसिफिक है ना, ना बाय नेम जानते हैं। ठीक है, लिसा को बाय नेम जानते हैं, तो स्पेसिफिक है। तो 50,000 तो कंफर्म है कि वो दे ही देगा। ठीक है, इवेंचुअली उसको अंदाजा क्या हुआ, इसकी समझिएगा एक मिनट। होमर एस्टिमेट्स दैट लिसा विल इवेंचुअली पे हाफ द, यानी कि कम से कम आखिरकार 50,000 लाख का हाफ, 50,000 तो पे कर ही देगा। ठीक है, तो 50,000 तो हो गया कंफर्म। ये कंफर्म जो होता है वो क्या है? वो डेटर्स में ही आएगा, डेटर्स। ठीक है, जो कंफर्म है। जो कंफर्म नहीं है, तो वो दो तरह के हैं, या तो 100% कंफर्म है कि वो नहीं देगा, या आपने अंदाजा लगाया है कि वो नहीं देगा। तो इसमें इसने अंदाजा लगाया कि 50% नहीं देगा, यानी 50,000 क्या है? ये इसके लिए ना, इसको डाउट है, डाउटफुल। तो डाउटफुल है तो कौन सा? जनरल डाउटफुल है या स्पेसिफिक? स्पेसिफिक, क्यों? क्योंकि इसको बाय नेम जानता है। स्पेसिफिक डाउटफुल डेट है। तो यहाँ पे हमारा 1 साल मुकम्मल हो गया। ठीक है, 2011 की जो भी बातें थी यहाँ तक मुकम्मल कर ली उसने। ठीक है, ये लिसा वाला पॉइंट जब मैं सवाल करूंगा तो दोबारा एक होता। फिर 2012 आया। ठीक है, 2012 में क्या हुआ जी?
ये सारे काम हुए, ठीक है। पहले 2011 कर लेते हैं, 12 का 12 में देखेंगे क्या होता है। और फिर 2013 की इंफॉर्मेशन है कि 2013 में भी, यानी कि उसने क्या किया, 3 सालों तक का डाटा दिया। तो अब देखते हैं उसने सवाल में मांगा क्या। एज्यूमिंग दैट होमर रिक्वायर्स जनरल अलाउंस 5% करता है, आप क्या करो, राइट अप बना के दो क्या, बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट और अलाउंस अकाउंट फॉर 3 ईयर्स, 3 सालों के टू 31 मार्च 13 पर, जो 3 साल खत्म हो रहे हैं ना वहां तक। तो स्टार्ट कहाँ से होगा, 31 मार्च 2011, एक पहला साल होगा, फिर 12, फिर 13, 3 साल का बना। ठीक है, तो बना लेते हैं, कौन सा मुश्किल है। तो आप अपने पास बुक्स में ये खोल लीजिए सवाल। ठीक है, पेज नंबर 159, आई कैप की स्टडी टेक्स्ट एंड एग्जाम्पल नंबर 3 हम कर रहे हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर हमारा 3, बैड एंड डाउटफुल डेट्स का। तो स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करना है, 3 साल के अकाउंट बनाने हैं, तो थोड़े से बड़े बड़े अकाउंट्स बना लेते हैं। क्योंकि 1 साल होगा, तो पहले हर साल क्लोज करेंगे तो दूसरे साल पे जाएंगे, फिर दूसरा साल क्लोज करेंगे तो तीसरे साल पे जाएंगे, ऐसा है। ठीक है, तो हम बना लेते हैं। तो अब मैंने आपको क्या कहा था, सबसे पहले डेटर्स अकाउंट बनेगा और वो क्लोज होगा, फिर प्रो अलाउंस अकाउंट बनेगा, वो क्लोज होगा, और फिर तीसरा नंबर पे बैड डेट का अकाउंट बनेगा। तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनेगा, डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन सा बनेगा, इसके साथ साथ याद बनाते हैं। दूसरे नंबर पे प्रोविजन फॉर बैड डेट का बनता है, प्रोविजन या अलाउंस भी कहते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। और तीसरे नंबर पे, ठीक है, अच्छा, इन दोनों अकाउंट्स, क्योंकि इसने इसी साल बिजनेस स्टार्ट किया, तो मुझे ये बात तो कंफर्म है कि ब्रॉड डाउन बैलेंस में क्या होगा, जीरो। ठीक है, डेटर्स का भी ब्रॉड डाउन नहीं होगा और प्रोविजन का भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उस बेचारे ने बिजनेस ही इसी साल स्टार्ट किया है। तो ओपनिंग वाला तो सवाल पैदा ही नहीं होता। ठीक है, दो अकाउंट बन गए। और तीसरा अकाउंट क्या होता है, बैड डेट का एक्सपेंस अकाउंट, बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, इसका तो वैसे भी ओपनिंग क्लोजिंग होते नहीं, क्यों, क्योंकि फॉर द ईयर बनता है। तो चलें जी भाई साहब, मैंने तीनों अकाउंट्स बना लिए। ओपनिंग मुझे दोनों, बैड डेट्स का तो ओपनिंग क्लोजिंग होता ही नहीं है, डेटर्स का नहीं है, उसका भी नहीं है, क्यों, क्योंकि पहला साल बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है, ये बनाता हूँ, फिर मैं हमेशा नीचे क्या करता हूँ, साथ ही वर्किंग्स की भी कैलकुलेशन करता हूँ। ठीक है, वर्किंग्स, जो भी मैं वर्किंग करूंगा अकाउंट्स के अंदर, तो वर्किंग नहीं कर सकता ना, गिच मिच हो जाएगी, तो वर्किंग यहाँ पे करता हूँ। तो वर्किंग हमेशा किसकी करूंगा मैं, प्रोविजन की वर्किंग हुआ करेगी। ठीक है, प्रोविजन की, और प्रोविजन की भी हर साल बोले तो क्या हुआ करेगी, एक तो स्पेसिफिक और एक जनरल प्रोविजन। कि जनरल प्रोविजन क्या होती है, जिसको बाय नेम नहीं जानता, बस कहते हैं यार 3%, 5%, 10%, जो भी सवाल में दिया होता है ना, उतनी वो प्रोविजन हम बना लेते हैं। दूसरे सवाल में जितना दिया होगा बना लेंगे, बाकी स्पेसिफिक क्या है जो बाय नेम जानता है। तो पहला साल मेरा कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2011 को खत्म हो रहा है। ठीक है, वर्किंग मैंने रेडी कर ली। अब मैं सवाल की तरफ आता हूँ और देखता हूँ वो क्या कह रहा है, जो जो कहता जाएगा बस वैसे वैसे करते जाएंगे। ओके, 31 मार्च को कहते हैं बार्ट का 2 लाख रुपए पड़ा है। बार्ट इमिग्रेट कर गया है, यानी वतन छोड़ के चला गया। लिविंग न्यूमेरियस डेट्स, यानी उसके काफी डेट्स थे, तो जो कि 2 लाख रुपए हैं ऊपर, वो सारे डेट्स छोड़ के भाग गया, तो यानी ये कंफर्म हो गया कि बैड डेट है। ठीक है, जब कंफर्म हो जाता है बैड डेट, तो क्या करते हैं, उसकी क्या एंट्री होती है, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट। ठीक है, बैड डेट एक्सपेंस का क्या होगा, यहाँ पे डेबिट कितने से, 2 लाख रुपए, वजह क्या है, डेटर्स क्रेडिट, यानी कि
एक बंदा भाग गया, कौन सा, जो उसका नाम जो भी था, ठीक है, 2 लाख रुपए थे उसके, वो वतन छोड़ के चला गया, ठीक है, इमिग्रेट कर गया। तो बैड कंफर्म हो गया, कंफर्म होता है तो क्या, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट टू डेटर्स क्रेडिट, तो बैड डेट अकाउंट को डेबिट किया, डेटर्स अकाउंट को 2 लाख से क्या करना है, क्रेडिट करना है। वजह क्या है, बैड डेट्स, ये यार ये तो कंफर्म बैड डेट्स हो गए। ओके, अब दूसरे की बारी आई, बार्ट तो चला गया, लीसा के है हमारे पास कितना, 4 लाख, 4 लाख में से 1 लाख पे उसका डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, उसमें से जो हमारा होमर है उसने अंदाजा लगाया कि भाई कि डिस्प्यूट है बिल्कुल 1 लाख रुपए का, ठीक है। चलिए इसको मैं आपको उधर जाके स्क्रीन पे समझाता हूँ, ठीक है, 4 लाख बैलेंस है, 1 लाख का डिस्प्यूट है। ओके, चलिए इसकी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, बार्ड लीसा के बैलेंस की कैलकुलेशन, लीसा के पास क्या है, 4 लाख है, 4 लाख में से 1 लाख पे मसला है, तो यानी कि 3 लाख पे मसला नहीं है, 3 लाख क्या हो गए, गुड डेटर्स, ठीक है, इसका बैलेंस है, ठीक है, 3 लाख पे मसला नहीं है, 1 लाख पे मसला करे, तो 3 लाख पे मसला नहीं करे तो मतलब वो क्या है, गुड डेटर्स है, गुड डेटर्स। गुड्स मुझे कैसे पता चला, क्योंकि बाय नेम पता है कि यार ये लीसा है, 4 लाख रुपए दे, उसमें से 3 लाख का तो मसला ही नहीं है, 3 लाख क्या हुए, गुड डेटर्स, ठीक है। पीछे कितने बच के, 1 लाख, हाँ 1 लाख पे वो मसला कर रहे हैं, उसमें से भी मैं क्या कहता हूँ, 50,000 वो आखिरकार दे ही देगा, ठीक है, 50,000 वो आखिरकार दे देगा, 50,000, ठीक है, तो इसके यानी दो हिस्से होंगे, क्या, 50,000 और 50,000, ठीक है। इस 50,000 के बारे में मुझे क्या पता है कि 50,000 दे देगा, ये वाले विल गिव, और बाकी जो 50,000 है ना, ये इसका मुझे कंफर्म नहीं है देगा या नहीं, यानी कि इस पे मुझे क्या है, डाउट, इस 50,000 पे मुझे डाउट है, ओके, इस 50 पे मुझे डाउट नहीं है, ये भी बल्कि क्या है, ठीक है, इस पे डाउट नहीं है, ये टोटल में ही, ठीक है, मैंने कहा उसके 4 लाख है, उसमें से 3 लाख का तो मसला ही नहीं है, ठीक है, 1 लाख पे वो मसला कर रहा है, उसमें से 50,000 रुपया वो दे ही देगा, ठीक है, तो यानी कि 3 लाख भी गुड है, और ये 50,000 पे भी मुझे डाउट नहीं है, तो ये भी गुड हुआ, ठीक है, तो गुड मेरे पास कितने हुए, दोनों का सम करें, 3,50,000 रुपये, ठीक है, तीन में तो उसने है ही नहीं मसला, और दूसरे में भी कहता हूँ यार, लाख पे मसला कर रहे हैं, उसमें से 50,000 तो दे ही देगा, ठीक है, तो 50 यानी गुड है, ठीक है, ये दे ही देगा, तो तीन पहले के गुड है, 50 मजीद गुड है, तो 3,50,000 के गुड डेटर्स बन के मेरे। हाँ, बाकी 50 पे मसला कर रहा है, उसमें भी मैं 100% कंफर्म नहीं हूँ कि उसने राइट ऑफ करने हैं, ठीक है, मसला क्या रहे, हो सकता है कुछ भी पॉसिबल, तो यानी कि मुझे डाउट है, तो डाउट है तो इस पे क्या हो जाएगी, प्रोविजन क्रिएट हो जाएगी, तो ये 50,000 पे प्रोविजन क्रिएट हो जाएगी, एग्रीड, फाइन, ठीक है जी। अब देखें और क्या रह गया उस सवाल के 2011 के बैलेंस में, ठीक है, 2011 की इन्फॉर्मेशन यहाँ तक कंप्लीट हो गई है बस, ठीक है, तो इसको हम अब क्लोज करते हैं, क्लोजिंग की तरफ आते हैं। सवाल में देखिए जरा, उसने क्या हमसे डेटर्स अकाउंट वाकई मांगा है या नहीं, उसने क्या कहा है, राइट अप बैड एंड डाउटफुल डेट बनाओ और अलाउंस बनाओ, ठीक है, बैड डेट का अकाउंट बनाओ और अलाउंस का अकाउंट बनाओ, यानी कि डेटर्स अकाउंट से मांगा ही नहीं, क्यों नहीं मांगा, क्योंकि डेटर्स अकाउंट में मैंने आपको क्या तफसील समझाई थी कि डेटर्स अकाउंट का ओपनिंग होना चाहिए, फिर उसमें कोई क्रेडिट सेल्स, जो जो सारी चीजें आती हैं, क्या वो सारी में से कुछ चीजें सवाल में गिवन है, कुछ नहीं गिवन, ठीक है, तो डेटर्स अकाउंट वो तब मांगेगा जब वो ओपनिंग बैलेंस दे, ठीक है, फिर पूरा साल हमसे ट्रांजैक्शन करे, यार इतनी क्रेडिट सेल किया, तो हम कहते हैं अच्छा डेटर्स डेबिट सेल क्रेडिट, इतना उनसे पैसा आया, कैश डेबिट डेटर्स क्रेडिट, वो जो पूरे लेक्चर पिछले लेक्चर के एंड पे कराया था ना, वो सारा चीजें देगा तो तभी मांगेगा, तो इसलिए उसने क्या किया, हमें दो तरह के सवाल आ सकते हैं, एक तो डेटर्स का अकाउंट बी बनवाए हमसे, ठीक है, दूसरा ये है कि बस क्लोजिंग दे दे, उस क्लोजिंग को हमने क्या कहा था, वो क्लोजिंग क्या होता है, अनएडजस्टेड क्लोजिंग, उसमें हो सकता है कि कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़े, क्यों, क्योंकि हम डेटर्स का अकाउंट ठीक ठीक बनाते हैं क्लोजिंग, और ठीक ठीक बैलेंस पर ठीक ठीक प्रोविजन क्रिएट करते हैं, ओके, फाइन, तो अब उसने हमें क्या किया, डेटर्स का अकाउंट का क्लोजिंग खुद ही बता दिया, तो यानी हमें डेटर्स अकाउंट जो मैंने बनाया ना, उसको बनाने की जरूरत नहीं है,
ठीक है। अगर बना भी लेते हैं तो ओपनिंग से क्लोजिंग तक नहीं जाना, बल्कि इसी को उठाना है, ठीक है, अनएडजस्टेड क्लोजिंग को, इसमें जो प्लस माइनस करना है वो करके क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो हमने भी बना लिया, तो हम इसी से स्टार्ट करते हैं, क्लोजिंग से। ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग उससे दिया हुआ है, दिया हुआ है तो मतलब जो थोड़ा बहुत ठीक नहीं किया वो ठीक कर लेते हैं। तो 69,100,000 का उसने क्लोजिंग दिया हुआ है। तो मैं डेटर्स अकाउंट में जाके क्या करता हूँ, डेटर्स अकाउंट में ब्रॉड नहीं लिखता, बल्कि इसको क्या लिखता हूँ, क्योंकि ओपनिंग से क्लोजिंग तक मुझसे बनवा ही नहीं रहा, उसने क्लोजिंग दिया हुआ है, तो बस स्टार्ट कहाँ से करता हूँ इसको, अनएडजस्टेड क्लोजिंग, कितना दिया उसने, 6900, अनएडजस्टेड क्लोजिंग से स्टार्ट कर देता हूँ उसको, बस जो कुछ नहीं किया मतलब उसने उसको ठीक करके ठीक ठीक क्लोजिंग आ जाएगा। वैसे ये सवाल में मांगा नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन स्टिल हम तीनों अकाउंट हमेशा बनाया करेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अंडरस्टैंडिंग जितनी मजबूत है उतना हमारा ही फायदा है, क्योंकि रियल लाइफ में तो बनते हैं ना, सवाल में तो उसने नहीं मंगवाया तो उसका क्या मतलब है कि रियल लाइफ में डेटा अकाउंट ही बनता है, बनता है। चलें जी, 69,000 हमने लिख दिया था बैलेंस। ओके, अब आते हैं बैड डेट्स, हमें पता चल गए सारे, डेटर्स पता चल गए, बैड डेट्स पता चल गए। अब हमने प्रोविजन भी बनानी है कि क्या प्रोविजन लो। तो मेरे पास क्लोजिंग है कितने डेटर्स, ठीक है, क्लोजिंग डेटर्स यहाँ पे लिखता हूँ मैं, क्लोजिंग कितने हैं, 6900 के। हमेशा यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल डेटर्स। ठीक है, वही क्वेश्चन याद है आपको कि नहीं, आप क्या करो हमेशा टोटल डेटर्स लिखो, टोटल, फिर उसमें से क्या माइनस करो, गुड वाले माइनस करो, माइनस गुड। फिर क्या था, इक्वेशन याद है ना, टोटल डेटर्स था, उसमें से गुड माइनस करो, फिर जो कंफर्म बैड है वो भी माइनस करो, फिर वो डेटर्स माइनस करो जिन पर स्पेसिफिक प्रोविजन बनी है। ठीक है, डेटर्स ऑन विच, स्पेसिफिक प्रोविजन का बैलेंस ही माइनस करना, बल्कि वो डेटर्स माइनस करने जिस पर स्पेसिफिक प्रोविजन बनी है, डेटर्स ऑन विच स्पेसिफिक प्रोविजन बनाई है, ये माइनस करके फिर जो भी उसने रेट दिया हुआ है उस रेट पे लगा के जनरल प्रोविजन तो निकल। ठीक है, तो ये जनरल प्रोविजन की इक्वेशन थी। ठीक है, आप मुझे बताएं क्या साल में स्पेसिफिक प्रोविजन कितनी है। ठीक है, एक तो बार्ट कस्टमर था, ठीक है, सवाल में देखे 2 लाख का, वो तो बाहर चला गया। ठीक है, उसकी प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि उसको तो राइट ऑफ किया है, बुक से ही निकाल दिया है। ठीक है, फिर दूसरा लिसा था या थी जो भी, तो उस पे हमें डाउट था, और उस पे भी हमने कहा 4 लाख में से 3 लाख तो गुड है, बाकी 1 लाख पे है, उसमें से भी 50 तो दे ही देगा, यानी 50 तो मुझे डाउट भी नहीं है, क्या मुझे कंफर्म है कि 50 तो दे ही देगा, यानी 3 लाख ये और 50 ये, 3 साढ़े 3 लाख रुपए गुड डेटर्स बन गए। सिर्फ 50,000 पे मुझे डाउट है। ठीक है, तो जब 50,000 पे डाउट है तो इसमें मैंने क्या की, प्रोविजन बना दी। अब प्रोविजन कितनी बनाई उसने, अगर देखें, एक बात याद रखें, एक बात याद रखें, बल्कि लिख लें, स्पेसिफिक प्रोविजन के केस में अगर वो प्रोविजन की परसेंटेज नहीं बताता, ना बताए, तो समझो क्या, तो समझो जिस बैलेंस पर मसला है उसका 100% बनाने, तो समझो 100% प्रोविजन बनानी है, बनानी है। ठीक है, अब इस केस में देखिए 50,000 रुपया था, जिसको बाय नेम वो जानता है कि लिसा को, उसमें से कहता है 50,000 में मुझे डाउट है। तो अब क्या उसने हमें बताया सवाल में कि कितना डाउट है, 50 में से कितना मजीद नहीं, बल्कि 50% डाउट कह रही है, तो मतलब उसने परसेंटेज प्रोविजन की नहीं बताई, ये वाली बात। तो समझो 100%, यानी कि 50,000 का 100%, यानी पूरे का पूरा 50,000 ही स्पेसिफिक प्रोविजन क्रिएट कर दो। ठीक है, तो स्पेसिफिक प्रोविजन कितनी है इसकी, 50,000 रुपये। ठीक है, हमने क्या कहा था, टोटल प्रोविजन इज इक्वल टू स्पेसिफिक प्लस जनरल। तो जनरल प्रोविजन की इक्वेशन फिल करें जरा, 6900 से गुड डेटर्स कितने हैं। ठीक है, तो ये 3,50,000 पे गुड डेटर्स हैं। ठीक है, जिसको हमें कंफर्म है, क्यों, क्योंकि लीसा का बैलेंस उसने हमें खुद बताया हुआ था कि यार लीसा के 4 लाख है, उसमें से सिर्फ 50 में बताए, तो 3.5 लाख तो हमें कंफर्म है कि ये वाकई गुड है, क्योंकि इसमें उसने कोई डाउट क्रिएट नहीं किया। तो 3,50,000 गुड हो गए। फिर बैड बैड डेट्स, ठीक है, बैड डेट्स कौन से थे, जो हमने अनएडजस्टेड से पहले वाले की बात, तो 2 लाख रुपए जो बार्ट लेके भागा था, तो वो क्या थे, बैड डेट्स, तो वो भी 2 लाख यहाँ से माइनस करने हैं। क्यों माइनस करने हैं, क्योंकि हमने डेटर्स का बैलेंस कौन सा उठाया हुआ है, टोटल डेटर्स का अनएडजस्टेड वाला उठाया हुआ है। ठीक है, ऊपर देख लें शेख सवाल में 69 है, उसमें से 2 लाख देखें,
69 है, उसमें से 2 लाख अभी क्रेडिट होने, तो हमने कौन सा उठाया हुआ है? टोटल वाला, उससे पहले वाला। अगर इससे बाद वाला उठाते ना तो फिर दोबारा माइनस नहीं करते, डबल काउंटिंग नहीं करते। तो हमने जो उसने दिया था वही उठाया, तो बस उसके हिसाब से हमें इक्वेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। माइनस डेटर्स जिन पर स्पेसिफिक प्रोविजन बनी है, तो कितने डेटर्स पर स्पेसिफिक प्रोविजन बनी है? ये 50,000 पर, ठीक है। 50,000 वाले डेटर्स पर स्पेसिफिक प्रोविजन भी बनी है। कितनी बनी है? परसेंटेज नहीं बताई तो मतलब 100% बनानी है। तो यानी कि वो डेटर जिन पर स्पेसिफिक प्रोविजन बनी है वो कितने हैं? 50,000 के, ठीक है। तो ये 50,000 भी माइनस, क्या हमेशा माइनस करते हैं? टोटल डेटर्स उठाते हैं अनएडजस्टेड वाले, ठीक है। उसमें से गुड माइनस करते हैं, जो भी गुड ज्यादातर होते नहीं, लेकिन सवाल में किस्मत से क्या हुआ है कि उसने लीसा का बता दिया कि लीसा के 4 में से 3.5 तो गुड हैं, ओके हैं, 50 में मसला है। तो गुड माइनस किया, फिर बैड डेट रिटर्न ऑफ माइनस करने हैं। ये कौन से बैड डेट है? रिटर्न ऑफ। फिर ठीक है, टोटल डेटर्स माइनस गुड माइनस बैड माइनस वो डेटर जिन पर स्पेसिफिक प्रोविजन बनी है, माइनस कर दी। तो बकाया जो भी है उस पर बना दो जनरल प्रोविजन। तो बकाया है कितना भाई? उसने क्या कहा है नीचे सवाल में, किसकी पॉलिसी है कि तकरीबन 5% ना वो जनरल अलाउंस बनाता है, ठीक है। तो हम बना लेते हैं 5%। तो करें जरा इस इक्वेशन को सॉल्व करें और 5% से मल्टीप्लाई करें। एक कैलकुलेटर यूज करना सीख लें आप लोग, ठीक है। तो मैं भी करूँ, आप भी करें। 69,100,000 में से 350 के गुड है वो भी माइनस हो जाएंगे, 2 लाख के तो बैड है वो भी उड़ा देंगे, और 50,000 के आज स्पेसिफिक बनी है। तो बकाया बच के मेरे पास कितने? 6300, उस पर 5% बनाना है, तो 3,15,000। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा? इस सब को सॉल्व किया और उसको 5% से 3,15,000 रुपए के जनरल प्रोविजन है, और स्पेसिफिक कितनी है? इतनी। तो अकाउंट्स में कितनी आती है? दोनों का सम, 3,15,000 प्लस 50,000 कितना बनेगा? 3,65,000 की प्रोविजन। कौन सी प्रोविजन भला? जो कि क्लोजिंग प्रोविजन है। कब? 31 मार्च, क्योंकि हमने क्लोजिंग पे सारा काम किया ना, क्लोजिंग डेटर्स उठाए हैं और क्लोजिंग, ठीक है, क्लोजिंग डेटर्स पर क्लोजिंग प्रोविजन निकलती है। 31 दिसंबर 2000, सॉरी 31 मार्च 2011 को 3,65,000 की क्लोजिंग प्रोविजन। ओपनिंग क्यों नहीं है? क्योंकि उसने इसी साल बिजनेस स्टार्ट किया, तो पिछले साल कुछ हो गए नहीं, तो इस साल ओपनिंग क्या होगा, ठीक है। तो 3,65,000 की प्रोविजन। तो प्रोविजन की एंट्री क्या होती है भाई साहब, बताएं जरा? क्या प्रोविजन की एंट्री क्या होती है? बैड डेट एक्सपेंस, या बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस भी कहते हैं, लेकिन हम रियल लाइफ, ठीक है, बुक्स में इसने क्या लिखा है? बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस। लेकिन हम करते हैं क्या इसको? चलिए बैड एंड डाउटफुल, बैड डेट एक्सपेंस या बैड एंड डाउटफुल है, ये एक्सपेंस, ये डाउटफुल डेट, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट 3,65,000 से, टू क्रेडिट वर्ड डेटिस को क्रेडिट करो, नहीं कंफर्म तो नहीं हुआ ये, बल्कि अलाउंस है, तो प्रोविजन क्रेडिट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रेडिट कितने से? 3,65,000, ठीक है। ये एंट्री कर दी, अब इस एंट्री को पोस्ट भी करना है, तो बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट होगा डेबिट प्रोविजन क्रेडिट 3,65,000। तो बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट मेरा किधर है? ये बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 3,65,000 से, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट वजह क्या है? प्रोविजन से, और प्रोविजन अकाउंट क्रेडिट, प्रोविजन क्रेडिट मतलब प्रोविजन की क्रेडिट साइड पर लिखना है, ठीक है। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड, ठीक है। तो प्रोविजन अकाउंट को क्रेडिट साइड पे लिखना है। अब अच्छा, प्रोविजन अकाउंट में हम ऐसे करते क्या है, ये जो क्लोजिंग प्रोविजन निकालते हैं ना, इसकी एंट्री हम पास नहीं करते क्लोजिंग प्रोविजन की, ठीक है। बात सेम ही होगी, आप देखिएगा, बल्कि इसको लिख देते हैं यहाँ पे, तो एंट्री ऑटोमेटिक चली जाती है। बैड डेट को जरूर डेबिट करते हैं, यहाँ पे एंट्री ऑटोमेटिक चली जाती है, क्या? ठीक है, बल्कि ये भी बात लिख लें कि क्लोजिंग की हम एंट्री पास नहीं करते, बल्कि क्लोजिंग को लिख लें। तो क्लोजिंग है कितने मेरे पास प्रोविजन का? स्पेसिफिक, ओपनिंग में भी देखें स्पेसिफिक और जनरल, इसी तरह आपने लिखने हैं, क्लोजिंग में भी स्पेसिफिक और जनरल। स्पेसिफिक कितनी थी? 50,000 पे, और जनरल कितनी थी? 3,15,000। तो नेट में टोटल कितने मेरे पास बची? 3,65,000 पे, ठीक है टोटल, ठीक है। इसको डबल अकाउंट आप कर देंगे, मुझे डर है, इसलिए मैंने इसको क्या किया, इसके ऊपर ब्रैकेट ये लगा दे दो डब्बा,
कि ये नहीं कि 50,000 भी ऐड करें, फिर 3,15,000 भी ऐड करो, 365 फिर ऐड करें, नहीं, ये इसलिए लिखा है कि दोनों का सम। तो पहले इसको मिटा देता हूँ, अभी सम ना लिखे, बस अलग अलग ही ठीक है। तो ये हमारी क्लोजिंग प्रोविजन है। ओपनिंग कितनी थी? स्पेसिफिक भी जीरो, जनरल भी जीरो, क्योंकि इसी साल उसने बिजनेस स्टार्ट किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, डेटर्स अकाउंट क्लोज होगा, तो डेटर्स अकाउंट को क्लोज करें। ठीक है, इस साइड में 69 है, इस साइड पे भी जितनी बड़ी फिगर होती है वो भी वही आती है। ठीक है, 69 होना चाहिए, है कितना, 2 लाख, तो यानी कि 6700,000 का क्या आया, बैलेंसिंग फिगर, और ये बैलेंसिंग क्या होगी, कैरिड डाउन, यानी ये अगले साल का ओपनिंग बनेगा, अगले साल ओपनिंग ब्रॉड डाउन कितना, 6700,000। ओके, सबसे पहले डेटर्स अकाउंट होगा, फिर डेटर्स अकाउंट के बाद दूसरे नंबर पे प्रोविजन का अकाउंट क्लोज हुआ करेगा। ठीक है, और क्लोजिंग प्रोविजन की हमने एंट्री तो मुझे आती है, ये मैंने आपको सिखा दी है। ठीक है, लेकिन ये बात याद रखें कि क्लोजिंग की एंट्री आपने पहले अकाउंट पे नहीं पोस्ट करनी, पहले पोस्ट में ही करनी है। आप लॉजिक सुनिएगा, पोस्ट, ठीक है। आप लोग जो कि बिल्कुल बेसिक में सीख रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग शायद कंफ्यूज हो जाए, तो मैं क्या कहता हूँ, एंट्री तो हमें पता चल गया, एमसीक्यूज में एंट्री आती है तो हम टिक कर देंगे यार, प्रोविजन की ये एंट्री होती है, लेकिन पहले पोस्ट ना करें। ठीक है, अकाउंट्स में पोस्ट ना करें, क्यों ना करें, अभी लॉजिक समझ आ जाएगी। तो 3 लाख पैसे पोस्ट ना करें, बल्कि लिख दें सिर्फ क्लोजिंग। ठीक है, तो हमने क्या किया, पोस्ट नहीं की, सिर्फ लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब बैलेंसिंग जो फिगर आएगा ना, उसकी एंट्री हुआ करेगी। तो बात वही होगी, कान यहाँ से पकड़े वहां से, पास सेम है, लेकिन चूंकि हम बेसिक हैं, क्योंकि हमने तीनों अकाउंट्स भी बनाने हैं, ठीक है, एंट्री हमें आती है, लेकिन हम पोस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कितना है भाई साहब, टोटल करें इस अकाउंट का, 3,65,000 है, तो इस साइड में भी 3,65,000 होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए, है कितना अभी तक, जीरो, तो 3,65,000 का यहाँ पे बढ़ गया, ये क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग। तो अब ये कौन सा बैलेंस है, प्रोविजन फॉर द ईयर, प्रोविजन फॉर द ईयर की बैलेंसिंग फिगर है ये, प्रोविजन फॉर द ईयर, इस साल की कितनी प्रोविजन है सारी मिला के, स्पेसिफिक जनरल, इसमें बैलेंसिंग क्या आता है, फॉर द ईयर। ठीक है, अब अब ये अकाउंट क्या हो रहा है, अकाउंट में डेबिट हो रहा है, अब प्रोविजन अकाउंट क्रेडिट, तो डेबिट किसको करेगा, बैड डेट एक्सपेंस को डेबिट करेगा। ये देखिए मैंने पहले का लिखा है, क्योंकि मैंने पहले पोस्ट कर दी थी, तो जवाब वही आएगा, फर्क नहीं आएगा। सिर्फ क्या है कि हम हो सकते हैं यहाँ से चले ये करके फिर ये बैलेंसिंग निकालें, इसी तरह करना, तो हमने कहा ये बैलेंसिंग निकालना, ये हमने कैलकुलेशन से लिखना है। ठीक है, कैरी डाउन हमेशा कैलकुलेशन से लिखना है, बस ये फर्क है, जवाब में फर्क नहीं है कि कैलकुलेशन से लिखना है, कैरी डाउन हमेशा कैलकुलेशन से लिखना है, इसको बैलेंसिंग लेके आना है, बैलेंसिंग लाना है, बैलेंसिंग। आपके लेवल पे हमेशा क्या करना है, ओपनिंग भी कैलकुलेशन से लिखना है, या सवाल में जो बताएगा वो लिखना है, क्लोजिंग तो हमेशा कैलकुलेशन से ही लिखना है, तो हमने कैलकुलेशन से लिखा, कैलकुलेशन से लिखा, इसको हमेशा क्या करना है, बैलेंसिंग। ठीक है, क्लोजिंग लिख दिया, ओपनिंग लिख दिया, बैलेंस जिस मर्जी साइड पे आ जाए। अब ये प्रोविजन का बैलेंस आ रहा है क्रेडिट पे, तो प्रोविजन क्रेडिट हुई तो डेबिट क्या हुआ होगा, एंट्री हमने सीखी है ना, प्रोविजन की एंट्री क्या होती है, प्रोविजन क्रेडिट हो रही है, ये देखिए क्रेडिट हो रही है, तो डेबिट क्या हो रहा है, एक्सपेंस डेबिट हो रहा है। ये भी पॉसिबल है कि बाद औकात प्रोविजन आपकी डेबिट हो जाए, प्रोविजन डेबिट हो जाएगी तो क्या होगा, प्रोविजन डेबिट पॉसिबल है, क्योंकि प्रोविजन अंदाजा है, तो अंदाजा ऊपर भी नीचे भी हो सकता है, मैं आपको सिखाऊंगा, अभी परेशानी होना। तो प्रोविजन जब बढ़ने की क्या एंट्री है, प्रोविजन बनने की, ये बैड एक्सपेंस डेबिट टू प्रोविजन क्रेडिट, क्यों, प्रोविजन की नेचर ही क्रेडिट है, जब क्रेडिट नेचर है तो बढ़ेगी तो क्रेडिट ही होगी ना, और कम भी हो सकती है, प्रोविजन अगर कम हो, कम होने की एंट्री हो सकता है, आपने अंदाजा कुछ, वो अगले साल में हम जाके देखते हैं क्या होता है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेबिट, कम करने की एंट्री, टू एक्सपेंस क्रेडिट, बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट, एक्सपेंस को क्रेडिट कर दो। ठीक है, ये कम करने की एंट्री है, हमारे केस में कम नहीं हो रही, बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, देखिएगा, ओपनिंग जीरो थी और साल के आखिर में 3,65,000 की है, तो मतलब बड़ी है ना, जीरो से 3,65,000 पे ही, तो हम क्या करेंगे एंट्री, ये एंट्री आपको ये अकाउंट खुद बताएगा, बैलेंसिंग की साइड पे, बैलेंसिंग प्रोविजन के क्रेडिट पे है, तो प्रोविजन अकाउंट मतलब क्रेडिट हुआ, तो डेबिट क्या होगा, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, तो 3,65,000 से प्रोविजन क्रेडिट, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट।
ठीक है। ये एंट्री करने के बाद प्रोविजन अकाउंट क्लोज हो जाएगा, तो फिर सबसे आखिर में बैड डेट एक्सपेंस होगा। तो बैड डेट को क्लोज करें, 3,65,000 और 2 5,65,000 इधर है, इधर भी 5,65,000 होना चाहिए, है कितना, कुछ भी नहीं है, तो 5,65,000 का बैलेंसिंग आ जाएगा। और बैड डेट का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता, तो बैड डेट एक्सपेंस में अब क्या हो रहा है, खुद क्या हो रहा है, क्रेडिट। अब बात समझिएगा, ठीक है। बैड डेट एक्सपेंस खुद क्या हो रहा है, देखें बैलेंसिंग फिगर की साइड में ये क्रेडिट, बैड डेट एक्सपेंस खुद क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो ये पी एंड एल को डेबिट कर जाएगा, क्योंकि इसका ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता बल्कि प्रॉफिट लॉस में क्लोज हो जाता है। तो पी एंड एल डेबिट कितने से, 5,65,000 से, टू टू व्हाट, टू बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट, बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट खुद तो क्रेडिट हो गया, लेकिन जाते जाते पी एंड एल को डेबिट कर गया। और जो चीज पी एंड एल को डेबिट करती है वो प्रॉफिट को कम करती है, और जो चीज पी एंड एल को क्रेडिट करती है वो चीज प्रॉफिट को बढ़ा देती है। ये रूल याद रखिएगा। जो भी चीज पी एंड एल को डेबिट, क्योंकि पी एंड एल में दो चीजें आती है, इनकम और एक्सपेंसेस, ऐसा है कि नहीं। तो इनकम की नेचर क्या होती है, क्रेडिट, ठीक है। यानी क्रेडिट ज्यादा होने चाहिए, इनकम ज्यादा होनी चाहिए, और डेबिट कम होने चाहिए, यानी एक्सपेंसेस कम होने चाहिए, तभी तो प्रॉफिट आता है। तो यानी एक कंपनी, प्रॉफिटेबल कंपनी का पी एंड एल की नेचर क्या होगी, क्रेडिट, ठीक है। अगर एक कंपनी का पीएनएल डेबिट में है तो मतलब उसकी इनकम कम है, एक्सपेंसेस ज्यादा, यानी वो लॉस में है। तो ये क्या हुआ, पीएनएल अकाउंट को डेबिट कर गया, यानी उसको एक एक्सपेंस दे गया, नुकसान बनवा गया। तो बैड डेट एक्सपेंस खुद क्या हो रहा है, क्रेडिट, पीएनएल को क्या कर गया, वो डेबिट। तो ये एंट्री होगी इसकी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, बैड डेट एक्सपेंस खुद तो क्रेडिट होगी जीरो, क्योंकि उसने खत्म होना था ना, ओपनिंग क्लोजिंग तो नहीं होता, इसी साल खत्म होना था, क्लोज होना था पीएनएल के अंदर। तो बैड डेट एक्सपेंस खुद तो क्रेडिट, पीएनएल को डेबिट करके, जो चीज पीएनएल को डेबिट करती है वो प्रॉफिट को कम करती है। तो ये मतलब हमारा साल का एक्सपेंस है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर नाउ। चलें जी, अब इसके एक्सट्रैक्ट्स भी बना लेते हैं ना, साथ में एक्सट्रैक्ट्स भी बनाते हैं। एक्सट्रैक्ट क्या कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आएगा, तो एसओएफपी में बैलेंस शीट के अंदर, एसेट्स के अंदर, करंट एसेट्स में जाकर आपको डेटर्स शो हो रहे होंगे, कितने के डेटर अकाउंट का क्लोजिंग क्या है, एडजस्टेड वाला, ये डेटर्स शो हो रहे होंगे 6700,000, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट बनाना सीख लें, 6700,000। फिर इसके नीचे एक प्रोविजन भी माइनस हो रही होगी, क्लोजिंग एसेट लिखा, करंट एसेट में लिखा डेटर्स 67 के, फिर प्रोविजन का क्लोजिंग डेटर्स के क्लोजिंग में से माइनस करके शो करवा। तो प्रोविजन का क्लोजिंग कितना है, 3,15,000 और ये 50 65 365। तो क्लोजिंग रिसीवेबल में से क्लोजिंग प्रोविजन माइनस करनी है, 3,65,000। तो ये क्या थे, ग्रॉस डेटर्स, ठीक है, और ये क्या है, उसकी प्रोविजन। तो इसमें से माइनस करें, 6700 में से माइनस करें 365, 6335, यानी कि बैलेंस शीट के अंदर जो भी बना रहा होगा, बैलेंस शीट हमसे तो नहीं मांगी उसने, तो वो इतने के नेट में डेटर्स दिखा रहा होगा। ये तो बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट हो गए। पीएनएल के एक्सट्रैक्ट क्या होंगे, पीएनएल में सिर्फ क्या आता है, इनकम या एक्सपेंस, क्या आता है, इनकम या एक्सपेंस आता है। तो इस साल हमारी कोई इनकम बनी है, इसमें से नहीं बनी, एक्सपेंस बना है, बिल्कुल क्या बना है, एक्सपेंस क्या बना है, ये बैड एक्सपेंस खुद तो क्रेडिट हो गया, पीएनएल को डेबिट कर गया 5,65,000 का, ठीक है। तो 5,65,000 का हमारा पीएनएल को डेबिट करता है, तो मतलब एक्सपेंस है। 5,65,000 का मैं क्या लिखूंगा, इस साल का बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस, बैड डेट एक्सपेंस भी लिख सकते हैं, बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे एक्सट्रैक्ट्स एक साल के मुकम्मल हो गए, हमसे मांगे नहीं फिर भी, क्योंकि एंड टू एंड हम अकाउंटिंग नॉलेज सीख रहे हैं ना, पेपर तो इंशाल्लाह पास कर ही लेंगे, ठीक है। लेकिन चीजें समझ आएंगी कि बैलेंस शीट में क्या होगा, और इस सारी अकाउंटिंग में से प्रॉफिट एंड लॉस पे एक लाइन लिखी आएगी जिसका नाम क्या होगा, बैड डेट एक्सपेंस, उसके आगे 5,65,000 का एक्सपेंस होगा, जो कि ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस होकर नेट प्रॉफिट पर पहुंचा देगा। तो एक साल हमारा मुकम्मल हो गया। जब साल मुकम्मल हो गया तो अगला साल स्टार्ट करेंगे। अगले साल के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, पिछले साल के कैरी डाउन को इस साल का ब्रॉ डाउन बनाते हैं। एसिड को तो हमने बना दिया ब्रॉ डाउन 6700, प्रोवीन का भी बना लेते हैं कि सबसे पहले इनको ब्रॉ डाउन करना है और फिर अगला काम करना है।
तो प्रोविजन का ब्रॉड डाउन कितना है दूसरे साल के आखिर में? यही 50,000 स्पेसिफिक क्या है, ठीक है। और जनरल का कितना है? 3,15,000 पे जनरल का है, 3,15,000, ठीक है। इसका ब्रॉड डाउन बनाना इसका होता ही नहीं है बस। दोनों अकाउंट्स हमने क्लोज करके अगले साल सुबह सुबह ओपन कर लिए। अब देखते हैं दूसरे साल में क्या हुआ है। चलें जी सवाल की तरफ वापस। दूसरे साल फिर वो कहता है कि जो भी मेरे टोटल रिसीवेबल दूसरे साल के आखिर में 73,100,000 के हैं। पिछले साल 69,100,000 के थे, 73 यानी 7.3 मिलियन के हैं, ठीक है। फिर उसने हमें क्लोजिंग दे दिया, ठीक है, यानी उसने फिर हमें क्लोजिंग दे दिया। तो यानी कि मुझे ओपनिंग से क्लोजिंग तक का सफर करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं ओपनिंग में क्या क्या हुआ है। तो यानी इसको मैं ब्रॉड डाउन ना बनाऊं। क्यों ना बनाऊं? क्योंकि वल्ला वाला में पता नहीं क्या डेबिट क्रेडिट करता है। हाल तो मैं निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ, लेकिन हम क्या करेंगे इस तरह के सवालों में, बस जो भी बैलेंस दिया होगा ना उसी को किया करेंगे, ठीक है। वैसे आइडियली इसी तरह होता है कि ओपनिंग से क्लोजिंग तक, लेकिन वो सिर्फ क्या आपको सिखा रहे हैं इस एग्जांपल में, आपकी टेस्टिंग कर रहे हैं सिर्फ कि आपको प्रोविजन का अकाउंट सही से बनाना आता है और कैलकुलेशन आती है नहीं, ठीक है। पर डेटर्स का अकाउंट अगले साल में फिर दे दिया, डेटर्स अकाउंट ईयर 2, ठीक है। फिर से क्या किया, अनएडजस्टेड बैलेंस दिया तो बस उठा के लिख लें। वैसे तो हम रियल लाइफ में ओपनिंग से क्लोजिंग तक पूरा जाते हैं, लेकिन इसने सिर्फ क्लोजिंग दिया तो बस उसी को एडजस्ट कर दे। वल्ला वालम क्या उसने प्लस माइनस साल में किया हमें तो नहीं पता। डाटा नहीं दिया तो हम नहीं बना सकते, डाटा दे तो हम बना सकते हैं। बाकी अगर डाटा ना भी दे तो हम बना सकते हैं, वो मैं आपको अलग से एक सवाल कराऊंगा आखिर में इंशाल्लाह। लेकिन इसमें इस वक्त इस खाप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने क्लोजिंग पर क्लोजिंग प्रोविजन बनानी है बस। तो डेटर्स अकाउंट का दूसरे साल का अनएडजस्टेड क्लोजिंग कितना है, कितना दिया हुआ है? 73,100,000। तो बस वो लिख दिया। या तो मुझे प्रॉपर ओपनिंग बताता, ठीक है, उस साल में कहता इतनी सेल्स हुई है, इतना ये वो सारी जो डेटर्स अकाउंट में चीजें आती हैं, तो फिर मैं सही निकाल सकता था। इसमें से मुझसे इसीलिए डेटर्स अकाउंट मांगा ही नहीं है सवाल में, देखें। इसलिए नहीं मांगा उसने, सिर्फ दो अकाउंट मांगे हैं, एक और दूसरा अलाउंस अकाउंट। क्यों? उसको पता है मैंने डेटर्स का डाटा ही नहीं दिया तो कैसे बनाएगा, ठीक है। चलें जी दूसरे साल के आखिर में मेरे पास 7300 के पड़े हैं डेटर्स, और उसका ब्रेकअप कुछ यूं है कि इस 73 लाख में से 7.3 मिलियन में से 2,40,000 मैंने मैगी से लेने हैं, फिर 4 लाख वहां से लेने हैं और लीजा के 60,000 लेने हैं, ठीक है। मैगी और माँ तो नई पार्टियां नजर आ रही, लीजा मुझे पिछले साल की नजर आ रही है। लीजा पिछले साल 4 लाख की थी, इस लाख 60,000 पे उसका पेंडिंग बैलेंस है एज एड, ठीक है। लिस्टिंग एज एड, ठीक है। कितना है उसका जी? 60,000, यानी कि 4 लाख में से 60 रह गए, मतलब बाकी तकरीबन 340 वो दे दिया होगा उसने। पढ़ लेते हैं कि हुआ क्या है। अच्छा, मैगी का 2,40,000 का है ना, उसका तो उसने लिख दिया मैगी हैज बीन डिक्लेयर्ड बैंक, यानी कि उसको बैंक वालों ने, बैंक क्या होता है? बंदा जो कि जिस तरह कि जो इस काबिल ही नहीं है कि कुछ पैसे पेमेंट कर सके, ठीक है, सारे उसके अकाउंट में साथ से सब कुछ क्लोज खत्म, कि उसके पास कुछ भी नहीं है, दिवालिया हो, बैंक मतलब दिवालिया हो गया, कि यानी कुछ भी अपनी लाइबिलिटीज पे नहीं कर सकता, दिवालिया हो गया। एंड हर डेट इज रिटर्न ऑफ, उसका राइट ऑफ करना है 2,40,000, तो रिटर्न ऑफ की एंट्री तो हमें सबसे आसान लगती है क्या? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट टू डेट इज क्रेडिट। कितना बैलेंस था? 2,40,000, ठीक है। तो बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, बैड डेट एक्सपेंस कितना है? 2,40,000 से डेबिट, वजह क्या है? डेटर्स, साथ में लिख दे रिटर्न ऑफ, बेशक अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट टू डेटर्स अकाउंट क्रेडिट, कितने से? 2,40,000 से। वजह क्या है कि इसको राइट ऑफ कर दिए, बैड डेट अकाउंट रिटर्न ऑफ क्रेडिट, ओके। तो ये तो मैंने इसकी एंट्री पोस्ट कर दी, तो इसके लिए तो मुझे मसला ही नहीं है, खत्म। ये ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ, खलास। फिर मार्च, मार्च इज एक्सपीरियंसिंग कैश फ्लो डिफिकल्टी। मार्च को भी पैसों के मसले मसाइल चल रहे हैं, ठीक है, हो सकता है उसके पास पैसे नो, हालात खराब चल रहे हैं। होमर कंसीडर अ 50% अलाउंस टू बी अप्रोप्रिएट। अलाउंस क्या होता है? प्रोविजन। होमर कहता है कि 50% इसकी प्रोविजन बना दो, यानी कि मार्च की कैलकुलेशन कर लेते हैं। मार्च में, मार्च के साथ क्या हुआ है?
ठीक है, जिस हमने पिछले साल लीसा के लिए कैलकुलेशन की थी ना, ये वाली, इस साल मैं क्या करता हूँ, मार्च के लिए भी कैलकुलेशन कर लेता हूँ। ठीक है, 2012 में मार्च, मार्च का बैलेंस है कितना, उसका भी 4 लाख ही है। ओके, कैश फ्लो के मसले आ रहे हैं, तो वो कहता है कि 50% अलाउंस अप्रोप्रिएट होगा, यानी कि 4 लाख का 50%। ओके, यानी कि जितने भी मसले आ रहे हैं 50% तो मुझे दे ही देगा। हाँ, बाकी जो 50% है ना, वो उसमें मसला आ रहा है, उसकी मुझे प्रोविजन बनानी पड़ेगी। तो 4 लाख का 50% ले तो कितना आता है, 2 लाख। तो 2 लाख तो ओके है, गुड। क्यों? क्योंकि वो दे ही देगा। हाँ, मैं कहता हूँ कैश का मसला आ रहा है तो 50% बना देता हूँ, 50% तो ओके, तो वो क्या हो गया, गुड डेटर। ठीक है, 50% अलाउंस बनाने, तो 4 लाख का 50% यानी 2 लाख का, आधे गुड है आधे का अलाउंस बनाने। तो ये इसको मैं क्या करता हूँ, बाय नेम जानता हूँ। यस, तो क्या बनाना है, स्पेसिफिक अलाउंस। अब स्पेसिफिक अलाउंस इस 2 लाख में से बनाना कितना है, उसने नहीं बताया। जब नहीं बताता तो हम कहते हैं बस 100%, तो 2 लाख का 100% ही क्या बन जाएगा, स्पेसिफिक अलाउंस। 2 लाख का 100%, 2 लाख का 100% 2 लाख ही होता है ना, एग्रीड। तो स्पेसिफिक अलाउंस भी मेरे पास निकल आया। तो मार्च के साथ हम ये करेंगे कि यार 2 लाख के ओके हैं, और बाकी 2 लाख पे स्पेसिफिक अलाउंस बनेगा जब हम कैलकुलेशन करेंगे। अभी तो हमने इसका पॉइंट से नोट किया, ओके। फिर होमर इज नो लॉन्गर सप्लाइंग गुड्स टू लीसा, ये इसको भी मैंने तकरीबन हल कर लिया। लीसा, लीसा को क्या है कि आप चीजें सप्लाई करना छोड़ दी उसने। अच्छा, द बैलेंस विच इज इन रिस्पेक्ट ऑफ लास्ट ईयर, द बैलेंस जो उसका बैलेंस है वो क्या है, 60,000। द बैलेंस, बैलेंस है कितना, 60,000, इसकी बात कर रहे हैं। विच इज इन रिस्पेक्ट ऑफ लास्ट ईयर डिस्प्यूटेड इनवॉइसेस इज नीड टू बी रिटर्न ऑफ। द बैलेंस मतलब 60,000 के जो बैलेंस बचे हैं, वो वही है जिसके ऊपर लास्ट ईयर डिस्प्यूट चल रहा था, उसको अब राइट ऑफ करना है, यानी बुक से ही उड़ा देना है। वैसे आपस की बात है, लास्ट लास्ट ईयर डिस्प्यूट कितनी अमाउंट पर चल रहा था, 1 लाख रुपए पे। ठीक है, ऊपर लिखा है ना, 1 लाख रुपए पे डिस्प्यूट चल रहा था, और हमने अंदाजा क्या लगाया था कि आधा पे कर देगा, यानी 50,000 का बैड हो जाएगा। ऐसे ही था ना, अंदाजा लगाया था 50,000। लेकिन सच में हुआ क्या, हुआ ये कि 60,000 रुपया ऐसा पड़ा हुआ है जो कि, यानी हमने क्या कहा था, लाख में से 50,000 दे देगा, 50 पे मसला करेगा। लेकिन हुआ क्या, लाख में से उसने 40,000 दे दिए, अब 60,000 रह गए। इस पे मसला ऐसा है कि हमें उसको अब रिटर्न ऑफ करने की नौबत आ गई। तो यानी एस्टिमेट किया था ना, तो अंदाजा गलत भी हो सकता है, ठीक भी। तो एस्टिमेट को हम पास में जाके नहीं छेड़ते, बल्कि आज जो कुछ है उसी को बस ठीक कर लेते हैं। पिछले साल को तो नहीं अब जा सकते ना, पिछले साल तो क्लोज हो गया, खत्म। ओके, तो बैलेंस 60,000 का रह गया, उसको राइट ऑफ करना है। तो राइट ऑफ करने की एंट्री क्या है, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट टू डेटर्स क्रेडिट। तो 60,000 को पहले राइट ऑफ करो। राइट ऑफ की एंट्री क्या है, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट टू डेटर्स क्रेडिट। तो बैड डेट एक्सपेंस डेबिट करूँ 60,000 से, वजह क्या है, ये सेम, ये डेटर्स क्रेडिट हो जाएंगे 60,000। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट टू डेटर्स क्रेडिट 60। इस साल लेकिन दो बैड हुए हैं रिटर्न ऑफ। बैड डेबिट डेटर क्रेडिट, डेटर क्रेडिट वजह क्या है, बैड डेट। इस साल देखें दो हुए हैं, पिछले साल एक बार, 3 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, मसला नहीं, बस आपने एंट्री अपनी याद रखनी। ठीक है, ये एंट्री होगी। फिर और किस साल में इंफॉर्मेशन दी है, नहीं, आगे तीसरा साल जुड़ेगा, तो दूसरा साल यहाँ पे खत्म। तो दूसरे साल में अब रह क्या गया मेरे पास, मैंने क्या कहा, इसकी मैं प्रोविजन की कैलकुलेशन यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, तो स्पेसिफिक प्रोविजन होती है, दूसरी क्या होती है, जनरल। स्पेसिफिक इनको मैं बाय नेम जानता हूँ, तो किसको मैं बाय नेम जानता हूँ यहाँ पे, मैगी को तो मैं बाय नेम जानता, तो उड़ा दिया, मतलब उसका बैलेंस ही रिमूव कर दिया, तो मतलब उसकी प्रोविजन नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि राइट ऑफ कर दिया, बुक से ही निकाल दिया। प्रोविजन तो उनकी होती है जो बुक्स में है, तो कुछ ना कुछ प्रोविजन बना लेते हैं, हमें शक पड़ता है, जो खत्म ही हो गया उसकी तो प्रोविजन नहीं होगी। ओके, मार्च को कैश फ्लो प्रॉब्लम थी 4 लाख, 4 लाख में से मैंने क्या कहा था, 50% अलाउंस बना दो। ठीक है, तो 4 लाख में से 2 लाख गुड, और 2 लाख पे स्पेसिफिक प्रोविजन बनेगी, और 2 लाख पे प्रोविजन बनेगी कितनी, उसने नहीं बताया, तो मतलब 100% बनेगी। तो स्पेसिफिक प्रोविजन कितनी है, 2 लाख रुपया। ठीक है, और 2 लाख रुपया स्पेसिफिक प्रोविजन है, 2 लाख गुड है। ओके, होमवर्क का क्या है, इसको भी राइट ऑफ करना है 60,000। तो राइट ऑफ हमने बुक से मिटा ही दिया, तो जब बुक से मिटा देते हैं तो उस पर कोई प्रोविजन बनाते नहीं, तो यानी कि मेरे पास एक स्पेसिफिक प्रोविजन है, मार्च वाली। ओके,
जनरल प्रोविजन का मैंने आपको क्या कहा था, क्लोजिंग बैलेंस उसने दिया है वो उठाओ, क्लोजिंग डेटर्स माइनस गुड डेटर्स, जो गुड हैं, तो गुड हैं कितने अभी तक, सिर्फ मार्च वाले, ठीक है, हमने निकाले थे ना, दूसरे पेज पे जाके देखें। मार्च का हमने क्या कहा था कि मार्च का बैलेंस है भाई कितना है जी, 4 लाख। 4 लाख में से मैंने क्या 50% अलाउंस होना चाहिए, अप्रोप्रिएट है, यानी कि 2 लाख रुपए ये हो गया, 2 लाख ये हो गया, दो हिस्से कर दिए, यानी 50%, 60 कुछ भी परसेंटेज जा सकते हैं, सवाल में से चलो आसानी की है कि 50%, यानी आधे आधे, आधे पे अलाउंस बनना चाहिए, जो कि हमने क्या किया, आधे पे अलाउंस बना दिया, तो बाकी आधे पे नहीं बनना चाहिए, तो मतलब ये हमें क्या लगता है गुड है, ऐसा है कि नहीं। 4 लाख में से आधों में बनना चाहिए, तो आधों पे नहीं बनना चाहिए, तो जो इस पे नहीं बनना चाहिए तो वो गुड डेटर्स हुए ना, तो गुड डेटर्स कितने हैं इसमें से, आधे 2 लाख रुपए। टोटल डेटर्स माइनस गुड माइनस बैड, जो कंफर्म बैड हो चुके हैं, तो वो कितने हुए हैं, 2 लाख 40 ये और 60 ये, तो 3 लाख, 2 लाख 40 वो जो मैगी बाग बैंक हो गया है, और 60 हजार का लीजा वाला राइट ऑफ करना है। टोटल डेटर्स माइनस गुड माइनस बैड माइनस वो डेटर्स जिन पर स्पेसिफिक प्रोविजन बनी है, तो वो डेटर्स कितने हैं जिन पर स्पेसिफिक प्रोविजन बनी है, देखिए जरा। तो जिन पर स्पेसिफिक प्रोविजन बनी है वो कितने डेटर्स थे, वो 2 लाख थे, ठीक है, तो वो 2 लाख भी यहाँ से माइनस करेंगे, और बाकियों पर कितनी प्रोविजन बनाता है, 5%, तो निकालें जरा क्या जवाब आता है। इसमें से वो जो कंफर्म गुड हैं वो माइनस किए, फिर वो डेटर जो बैड हो चुके हैं कंफर्म वाले वो भी माइनस कर दो, क्योंकि वो डेटर से उड़ ही जाते हैं वैसे भी, तो डेटर्स में से क्रेडिट कर दो, खत्म कर दो। फिर वो डेटर्स जिन पर स्पेसिफिक प्रोविजन बनी है, तो 4 में से 2 लाख तो पूछते, तो 2 लाख पर स्पेसिफिक प्रोविजन बनी थी, तो 2 लाख पर स्पेसिफिक प्रोविजन कितनी बनी थी उसने बताया नहीं था ना, बताया नहीं था, तो हमने कहा था 100% बनती है, तो 2 लाख का 100% 2 लाख, यानी वो डेटर्स जिन पर स्पेसिफिक प्रोविजन का बैलेंस नहीं उठाना, ये इस केस में ये बराबर है क्योंकि 100% बनी है। आपने हमेशा वो डेटर्स उठाने हैं जिन पर 100 जिन पर स्पेसिफिक प्रोविजन बनी है, तो वो डेटर 2 लाख के हैं, वो भी माइनस किए, तो बाकी आपने 5% प्रोविजन बनाई, तो निकालें कितनी आती है, 7300,000 में से 2 लाख ये चले गए, 240 वो चले गए, 60 वो चले गए, और 2 लाख वो चले गए, कितना आता है जी, 6600, उसका 5% लिया, 330,000, 3,30,000, तो ये मेरी क्या होगी, जनरल प्रोविजन, ठीक है, जनरल, जनरल प्रोविजन 3,30,000, स्पेसिफिक कितनी है, 2 लाख, तो टोटल प्रोविजन कितनी हुई, 3,30,000 प्लस 2, 5,30, ठीक है, क्लोजिंग प्रोविजन बन गई मेरे पास। 3,30,000 जनरल है, ये आप यहाँ पे नोट कर लें, और 2 लाख स्पेसिफिक है, 3,30,000 जनरल, 2 स्पेसिफिक का क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि क्लोजिंग पे निकाली है, ठीक है। तो प्रोविजन अकाउंट में क्या मैंने कहा था, प्रोविजन की एंट्री फौरन पास नहीं करनी, बल्कि क्लोजिंग अकाउंट में लिख दो हमेशा, ये देखो क्लोजिंग कैलकुलेशन से लिखा जाता है, और फिर बैलेंसिंग की एंट्री करते हैं, ठीक है। तो क्लोजिंग कितनी है इस साल की, क्लोजिंग स्पेसिफिक जनरल, स्पेसिफिक कितनी थी, 2 लाख, और जनरल कितनी है, 3,30,000, ठीक है, इन दोनों को करें तो 5 लाख। अच्छा, तो सबसे पहले डेटर्स अकाउंट क्लोज करें, तो डेटर्स अकाउंट क्लोज करें जरा क्या आता है, यहाँ पे 7,300 है, यहाँ पर भी 7,300 ही होना चाहिए, है कितना भला, 3 लाख है, तो यानी कि 7 मिलियन, 7 मिलियन क्या, 7 मिलियन क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग ये कि कैरी डाउन। अब ये अगले साल का ओपनिंग बनेगा, लेकिन उसने हमें डेटर अकाउंट मांगा ही नहीं है, तो हमें क्या पता, बस इसको यहाँ तक क्लोज कर दिया, ठीक है, ये हम अपनी आसानी के लिए बना रहे हैं ताकि हम चीजें याद करें कि यार डेटर्स अकाउंट में क्या क्या आता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो हमें हर साल क्लोजिंग दे रहे हैं, बस उसको प्लस करा के वो हमसे प्रोविजन सिखा रहे हैं, या प्रोविजन की टेस्टिंग कर रहे हैं, तो बस डेटर्स अकाउंट यहाँ पे सबसे पहले डेटर्स अकाउंट क्लोज होता है, फिर प्रोविजन अकाउंट क्लोज, तो करें जरा, यहाँ पे कितना आता है साइड पे, 5,30,000, और इधर बड़ी साइड कौन सी है, यही लग रही है, तो 5,30,000 लिख दिया मैंने, और यहाँ पे भी 5,30 होना चाहिए, है कितना, 3,65 है, 3,65 में से 5,30 माइनस करें, 5,30 में से 3,65 माइनस करें तो कितना, 1,65,000, 1,65,000 किस साइड पे आ रहा है, बैलेंसिंग किस साइड पे आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, प्रोविजन फॉर द ईयर, मैंने क्या कहा था, हमेशा इसको ऊपर भी कहा था बैलेंसिंग निकालते हैं, क्लोजिंग ये आपने हमेशा कैलकुलेशन से लिखना है, ओपनिंग पिछले साल का आया,
तो ये हमेशा बैलेंस आएगा। इस साइड पे भी बैलेंस आ सकता है, इस साइड पे भी आ सकता है। तो हमारा इस साइड पे बैलेंस आया है, ठीक है, एग्रीड। तो यानी प्रोविजन अकाउंट के क्रेडिट में, तो प्रोविजन अकाउंट क्रेडिट टू डेबिट क्या होगा, बैड डेट डेबिट। प्रोविजन खुद क्रेडिट टू बैड डेट डेबिट। तो बैड डेट अकाउंट में क्या करें, डेबिट करने कितने का, 1,65,000 का। पहले डेटर अकाउंट क्लोज, फिर प्रोविजन का अकाउंट क्लोज, और फिर बैड डेट्स का क्लोज। तो प्रोविजन अकाउंट में क्या हुआ, क्रेडिट, तो प्रोविजन अकाउंट क्रेडिट, तो डेबिट क्या होगा, बैड डेट। ये हमने लिखी हुई एंट्री, ठीक है। अगर प्रोविजन अकाउंट क्रेडिट होता है तो डेबिट बैड डेट होगा, और अगर प्रोविजन अकाउंट डेबिट होता है तो क्रेडिट बैड डेट होगा। तो इस पे प्रोविजन अकाउंट खुद तो क्रेडिट हो रहा है, तो बैड डेट को क्या करेगा, डेबिट 1,65,000। प्रोविजन क्रेडिट, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट। वजह क्या है, प्रोविजन फॉर द ईयर, ठीक है। तो ये भी क्लोज हो गया बैड डेट प्रोविजन वाला। अब आखिर में बैड डेट को क्लोज करें। बैड डेट अकाउंट कहाँ पे क्लोज होता है, ओपनिंग क्लोजिंग तो होता ही नहीं, तो बस खुद खत्म होकर पीएनएल को डेबिट या क्रेडिट कर जाता है। तो यहाँ पे करें जरा, कितना, 3 लाख ही है, और 4,65 है। तो इस साइड में भी 4,65 होना चाहिए, है कितना, अभी तक कुछ भी नहीं है, तो यानी कि 4,65 से क्रेडिट आया बैलेंसिंग फिगर। तो खुद क्रेडिट हो रहा है तो पीएनएल को डेबिट कर देगा। खुद क्रेडिट, पीएनएल को डेबिट। तो जो चीज पीएनएल को डेबिट करती है वो प्रॉफिट को कम करती है, यानी हमारे साल का एक्सपेंस है ये। इस साल का बैड डेट एक्सपेंस कितना है, एमसीक्यूज ये आ सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस या बैड डेट एक्सपेंस फॉर द ईयर, पूरे साल के लिए कितना है। तो आपने हमेशा ऐसे निकालना है। सिर्फ बैड रिटर्न ऑफ देखेंगे तो वो गलत है। एक्सपेंस दो तरह का बनता है, एक रिटर्न ऑफ वाला जो कंफर्म है, दूसरा अंदाजे वाला प्रोविजन बैड डेट। तो आपने हमेशा दोनों का सम करके आपने लिखना है यहाँ पे। तो एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना है, 4,65,000 रुपए का, ठीक है। तो ये हमेशा बैड डेट अकाउंट से आएगा। तो बैड डेट एक्सपेंस खुद तो क्रेडिट हो गया, पीएनएल को डेबिट कर गया। अगर आप लिखेंगे ना रिटर्न ऑफ वाला, एमसीक्यूज में 2,40,000 का भी ऑप्शन होगा, 60 और 3 लाख का, इन दोनों को सम करके भी, तो आपने वो नहीं लिखना, बल्कि टोटल जो बैड डेट में से ही, बैड डेट एक्सपेंस में दो तरह के आते हैं, एक तो कंफर्म वाले रिटर्न ऑफ वाले, वो दूसरा अंदाजे पे भी तो एक्सपेंस बुक करते हैं ना प्रूडेंस रहने के लिए, तो वो भी दोनों का सम मिला के एक्सपेंस फॉर द ईयर, साल के लिए इतना एक्सपेंस फॉर द ईयर, ठीक है। ये अकाउंट तो खुद क्लोज हो गया पीएनएल में। बाकी अकाउंट को ओपनिंग भी होता है, क्लोजिंग भी होता है, तो लिख लेते हैं हम। तो डेटर्स का लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इसने हमें डाटा ही नहीं दिया, वैसे लिखेंगे तो फंसेंगे। बस जो क्लोजिंग देता जाता है तो वो उसी से हम स्टार्ट करते हैं। तो इस साल का अनएडजस्टेड क्लोजिंग जो भी देगा ना, उससे हम स्टार्ट कर लेंगे। हाँ, प्रोविजन अकाउंट से 3 सालों का मांगे है, उसने डाटा भी आता है। तो पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग बन जाएगा, ब्रॉड आउट ओपनिंग क्रेडिट साइड पर, ठीक है। ब्रॉड आउट कितने स्पेसिफिक कितनी है जी भाई साहब, 2 लाख रुपए। और जनरल कितनी है, 3,30,000 रुपये, ठीक है। और फिर मैंने प्रोविजन में बस एक चीज लिखनी होती है, दूसरी चीज मैंने क्या, क्लोजिंग स्पेसिफिक और जनरल। और ये कहाँ से आता है, हमेशा वर्किंग से आता है। तो हम वर्किंग कर लेते हैं तीसरे साल की भी, ठीक है। बैडेड एक्सपेंस तो खत्म हो गया, तो अगले साल फिर नो ओपनिंग नो क्लोजिंग, ठीक है। तीसरे साल की वर्किंग करते हैं जी, आइए। टोटल ट्रेड रिसीवेबल तीसरे साल के आखिर में 75 लाख के पड़े हैं, इसका भी हमने उसने हमें ब्रेकअप नहीं दिया, ठीक है। तो 75 लाख के पड़े हैं। देयर आर नो डेट्स रिक्वायरिंग स्पेसिफिक अलाउंस, स्पेसिफिक अलाउंस बनाने वाले कोई ऐसे डेट्स हमारे पास नहीं है। 5,50,000 रिसीव हो गया है मैगी से। अब मैगी कौन है, जाके पीछे देखते हैं कि है क्या। मैगी वही है जो कि बैंक हो गया था, और उसका बैलेंस हमने राइट ऑफ, यानी हमने एंट्री क्या की थी, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट टू डेटर्स क्रेडिट, यानी कि डेटर्स ही उड़ा दिए थे, ठीक है। अब वो अच्छा बना था, बैंक होने के बावजूद आया और उसने हमें 50,000 रुपया देना, कितना था, 2,40,000 देना था। लेकिन फिर भी कहते हैं यार 50 तो ले लो, मतलब कहते हैं यार इतनी है मेरे पास। तो अब ये क्या हुई है, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। ये बैड डेट की रिकवरी हुई है, बैड डेट की रिटर्न ऑफ की रिकवरी। जो ऐसा बैलेंस जो हम बुक से उड़ा चुके थे, भूल गए थे यार, हमने कहा खत्म। अब कोई ऐसा बंदा जिसको हमने पहले ही बुक से उड़ा दिया हो, रिटर्न ऑफ कर दिया हो, वो आके कोई नेकी कर दे यानी पैसे दे दे, तो एंट्री क्या होगी, बैड एट रिटर्न ऑफ की रिकवरी की एंट्री, रिकवरी। तो ये एंट्री आपने हमेशा याद रखनी है, क्या होती है, इसका डिटेल्स किसी अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, आपने चुप करके पैसा पकड़ना है, बैंक डेबिट, बैंक डेबिट, पैसा पकड़ना है।
और अदर इनकम रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है, या बैड डेट रिकवर्ड, या मतलब पीएनएल में, क्योंकि डेटर्स में था ही नहीं बैलेंस। डेटर्स तो तब क्रेडिट करते हैं कि जब डेटर्स हो, तो फिर हम कहते हैं कैश डेबिट डेटर्स क्रेडिट। ये तो हम डेटर से उड़ा ही चुके थे, तो डेटर्स में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। बैड डेट की एंट्री की हमेशा रिकवरी की एंट्री क्या होती है? बैंक डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट। और ये पीएनएल के प्रॉफिट एंड लॉस में डायरेक्ट इनकम, अदर इनकम होती है हमारी, कि बैठे बिठाए हमने तो उसको एक्सपेंस बना के खत्म कर दिया था, भूल चुके थे। अब बैठे बिठाए उसे 50,000 दे रही है, तो बैठे बिठाए कोई चीज मिलती है तो क्या है? अदर इनकम है। बैंक डेबिट, पैसा लिया जेब में डाला, बैंक डेबिट टू बैड डेट क्रेडिट, ठीक है। तो यार ये बैड डेट क्रेडिट हो गया, मतलब बैठे बिठाए मेरी कमाई हो गई। तो पहले तो ये 50,000 में जो बैठे बिठाए कमाई है इसकी एंट्री तो सिंपल है, ये रिकॉर्ड करते हैं, क्या होती है? बैंक डेबिट। और बैंक का लेजर हम बना रहे नहीं, वो आपके दिमाग में बन रहे हैं, तो वहां पे बैंक डेबिट हुआ होगा। यहाँ पे क्या है? बैड डेट क्रेडिट हुआ होगा। बैड डेट अकाउंट में यहाँ पे इस साल क्या हुआ? 50,000 का क्रेडिट हुआ। वजह क्या है? बैंक, कि उसने आके हमें 50,000 पे पकड़े, तो बैंक डेबिट बैड डेट क्रेडिट, ठीक है। बैड डेट की रिकवरी की एंट्री मैंने आपको क्या है, डेटर्स या प्रोविजन को नहीं छेड़ती, बस डायरेक्ट बैंक में बैठे बैठे पैसा उसने दिया, आप तो उसको भूल भुला गए थे ना, उसने पैसा दे दिया, तो बैंक डेबिट। बैठे बैठे इनकम है तो अदर इनकम क्रेडिट, यानी कि अदर इनकम में क्रेडिट कर दो, या बैड डेट एक्सपेंस को क्रेडिट कर दो। बात तो वही है, क्रेडिट ही हो रहा है। बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट, तो बैंक डेबिट बैड एंड डाउटफुल डेट, या बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। बैंक डेबिट बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट, 50,000 का क्रेडिट कर दिया। ओके, अकाउंट में क्रेडिट कर दो तब भी ठीक है, अलग से पीएनएल में क्रेडिट कर दोगे तब भी सेम है, ठीक है। ये आप मैथमेटिक्स है ना, क्योंकि यहाँ पे अकाउंट का ज्यादा बैलेंस आएगा, वो ज्यादा से पीएनएल को डेबिट करेगा, आपने नीचे अलग से क्रेडिट भी लिखा होगा तब। या इसी अकाउंट में क्रेडिट कर दो ताकि इसका बैलेंस ही कम आए और वो पीएनएल को कम से ही डेबिट करे, तो बात वही सेम है। कैसे सेम है? अगर आप 1 लाख रुपए लिखते हो, ठीक है, और 50 उससे माइनस करके 50,000 का एक्सपेंस शो कराते हो, वो ठीक है। या लाख का अलग से शो कराओ एक्सपेंस, और 50 की इनकम अलग से शो कराओ, तो नेट में तो 50 ही आ रहे हैं, तो बात सेम है। चलें जी, ये तो आसान काम तो हमने कर दिया, रिकवरी की एंट्री तो कर दी, ठीक है। फिर कहते हैं स्पेसिफिक, इस साल कोई ऐसे डेट्स नहीं है जिनकी स्पेसिफिक प्रोविजन बनाए, और बैलेंस उसने क्या कहा? 7.5 मिलियन है। ओके, स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं बनानी तो मतलब जनरल भी नहीं बनानी? जनरल के बारे में तो वो कहता है हर साल बनती है, तो जनरल तो बनेगी ना? नहीं नहीं बनेगी, बताएं जरा। ठीक है, तो 2013 के साल में इसने क्या कहा कि स्पेसिफिक की, भाई साहब कोई ऐसे डेटर्स नहीं है मेरे पास कि जिनकी कोई स्पेसिफिक बने। जनरल के बारे में वो कहता है कुछ ना कुछ नहीं कहा, तो मतलब हर साल वो जनरल प्रोविजन तो बनाता है। एग्रीड। जनरल प्रोविजन की इक्वेशन वही है जो हमने सीखी, क्या? टोटल डेटर्स, टोटल डेटर्स हैं कितने इसके? 73, 7.3 मिलियन है ना। टोटल डेटर्स हैं कितने? 75, इस साल 75। ठीक है, 7500 के डेटर्स हैं। टोटल डेटर्स माइनस जो गुड हैं वो माइनस करते हैं, फिर माइनस जो कंफर्म बैड है, बैड एट रिटर्न ऑफ, वो माइनस करते हैं, फिर माइनस वो जिन पर स्पेसिफिक प्रोविजन बनी होती है वो माइनस करते हैं, और फिर बाकियों पर रेट लगा देते हैं, जो भी रेट। तो बैड एट है कितने, इसमें से गुड कितने हैं इस साल? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मतलब कुछ भी नहीं है। बैड एट रिटर्न ऑफ कितने हुए हैं इस साल? ठीक है, इस साल कोई राइट ऑफ हुआ है? इस साल राइट ऑफ भी कोई नहीं हुआ, तो माइनस गुड, माइनस माइनस राइट ऑफ कितने? जीरो, माइनस। अब आती है वो बात, ठीक है। ठीक है जी, अब हमेशा स्पेसिफिक प्रोविजन के वक्त आपने क्या करना है, एक दफा देख लेना है, क्या मैंने बोला? ठीक है, टोटल डिटेल्स लिखे हैं, उसमें से गुड कितने हैं इस साल, कोई नहीं बताया हुआ। किसी को स्पेसिफिक गुड क्या होते हैं, जिनको स्पेसिफिक नेम जानते हैं, क्या इसमें से इतना बैलेंस तो गुड है, इसमें तो मसला हो ही नहीं सकता, जिस तरह पिछले 2 सालों में होता है, इस साल में कुछ है तो कुछ नहीं बताया, तो मतलब गुड का चक्कर ही नहीं है, सबके प्रोविजन बनेंगे, ठीक है। फिर बैड एंड रिटर्न ऑफ इस साल कोई भी नहीं है। फिर वो
रिसीवेबल जिस पर स्पेसिफिक प्रोविजन बनानी है वो भी कहता है कोई नहीं है। ठीक है, चलिए मुझे दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको अगले सवाल में समझाता हूँ। ठीक है, वो भी एक चीज होती है। अच्छा, वो चीज होती है कि हम सुन लेते हैं, अभी सुन लेते हैं, लिख लेते हैं, समझ नहीं आएगी बेचारी बात, सवाल करेंगे तो समझ आएगी। हमारे केस में तो उसने साफ साफ बता दिया कि भाई ऐसे डेटर्स ही नहीं है जिन पर स्पेसिफिक प्रोविजन हो। तो ये हो गया, और रेट कितना करता है 5%। तो आप अपना जवाब निकालते हैं, फिर मैं आपको बात बताता हूँ। 7500 का 0, 375, 3,75,000 की क्या है, जनरल प्रोविजन प्लस स्पेसिफिक कितनी है 0, तो टोटल प्रोविजन कितनी है 3,75,000 ही है। ठीक है, हमेशा जनरल स्पेसिफिक अलग अलग लिखती है। ठीक है, ये लिख के मैं सवाल कंप्लीट करता हूँ, फिर ये पॉइंट बताता हूँ जो मैंने अभी स्किप करवाया, क्योंकि हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन समझा देता हूँ। चले, सबसे पहले डेटर्स अकाउंट क्लोज होगा जी। डेटर्स अकाउंट हमने बनाया ही नहीं है, तो चले बना लेते हैं। 7500 था, उसमें से कोई हुआ बैड डेट, कुछ भी नहीं हुआ, 0, तो बस यही क्लोजिंग है 7500, कैरी डाउन बैलेंसिंग। ओके, अब बनाते हैं डेटर्स का। तो डेटर बैड डेट का क्लोज हो गया, सॉरी डेटर्स का क्लोज हो गया। फिर दूसरे नंबर पे प्रोविजन का अकाउंट। तो प्रोविजन का स्पेसिफिक प्रोविजन उसने क्या है, कोई भी नहीं है, 0 है। जनरल अभी अभी हमने निकाल ली है, कितनी निकाली है भला, 3,75,000 की। तो 3,75,000 की क्या है, जनरल प्रोविजन 3,75,000 की। तो इस साइड में 3,75,000 है, उधर भी। तो देखते हैं अकाउंट कैसे क्लोज करते हैं, जो बड़ी अमाउंट इस साइड में इस दफा बड़ी आ रही है, 5,30,000 आ रही है। इस साइड पे इस साल 5,30,000 आ रही है, तो बड़ी वाली लिखे। तो यहाँ पर भी 5,30 होनी चाहिए, है कितनी, 3,75। ठीक है, 3,75 है, होनी कितनी चाहिए, 5,30, यानी कि 1,55 का डेबिट साइड पे बैलेंसिंग आ रहा है। बैलेंसिंग फिगर तो क्या होती है, प्रोविजन फॉर द ईयर, फॉर द ईयर, यानी कि एक सॉर्ट ऑफ रिवर्सल हुआ है। क्यों, मैंने आपको क्या कहा था, क्लोजिंग हमेशा कैसे करो, क्लोजिंग। ठीक है, क्लोजिंग हमेशा हम कैलकुलेशन से लिखो। तो कैलकुलेशन से ओपनिंग पिछले साल का जो भी है वो लिख दिया, क्लोजिंग जो उनसे है कैलकुलेशन से लिखे। ठीक है, फिर देखो बैलेंस की साइड पे आ रहा है। तो पहले 2 सालों में हमेशा बैलेंस क्रेडिट साइड पे आता था, इस बार बैलेंस डेबिट, यानी कि प्रोविजन अकाउंट खुद तो डेबिट हो रहा है, तो बैड डेट एक्सपेंस को क्रेडिट करेगा। वैसे क्या होता था, प्रोविजन अकाउंट खुद क्रेडिट हो जाता था, बैड डेट को डेबिट कर जाता था। इस दफा प्रोविजन अकाउंट खुद डेबिट हो रहा है, देखिए डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आई है ना, प्रोविजन अकाउंट खुद डेबिट, बैड डेट को इस दफा 1,55,000 से क्रेडिट करेगा, 1,55,000 से क्रेडिट कर दिया। तो ये अकाउंट खुद भी क्लोज हो गया, डेट इज क्लोज। दूसरे नंबर पे प्रोविजन का अकाउंट भी क्लोज, तीसरे पे बैड डेट की बारी है, तो इसको क्लोज करें। तो यहाँ पे 2,05,000 है, तो यहाँ पे 2,05,000 होना चाहिए, है कितना, कुछ भी नहीं है, तो यानी कि 2,05,000 क्या आया, बैलेंसिंग फिगर। अब मजे की बात होने वाली है क्या, वैसे हर साल बैड डेट के अकाउंट में क्या होता था, क्रेडिट साइड पर बैलेंस आता था, यानी बैड डेट अकाउंट खुद क्रेडिट हो जाता था, पीएनएल को डेबिट करता था। और जो चीज पीएनएल को डेबिट करती है वो समझो प्रॉफिट को कम करती है। लेकिन इस समय बैड डेट अकाउंट खुद डेबिट हो रहा है, देखें डेबिट साइड पे बैलेंस क्या है। तो बैड डेट अकाउंट खुद डेबिट हो रहा है, पीएनएल को क्रेडिट कर देगा। तो बैड डेट अकाउंट खुद क्या हो गया, डेबिट, पीएनएल को क्रेडिट कर देगा। ठीक है, और जो चीज पीएनएल को क्रेडिट करती है, ये चीज लिखी है, वो भी प्रॉफिट को बनाती है। यानी इस समय मेरी बैड डेट की क्या बनी, नेट में इनकम बनी, सॉर्ट ऑफ। ठीक है, इनकम। यहाँ पे हमारा सवाल कंप्लीट हो गया है, लेकिन लॉजिक से भी रहती है। बैड डेट अकाउंट खुद क्या हो गया है, वैसे क्या होता है, खुद क्रेडिट होता है पीएनएल को डेबिट, इस बार खुद डेबिट हो गया, पीएनएल को क्रेडिट कर, यानी कि कुछ ना कुछ हमें बचत हुई है इस साल। एक बचत तो ये कंफर्म है कि वो जो बैंक करप्ट वाले भाई साहब थे ना, उन्होंने ट्रैक आके 50,000 दिए थे वो। लेकिन ये 1,55,000 कहाँ से आया, प्रोविजन अकाउंट से है ना। तो इस पे गौर करने की जरूरत है। बाकी सवाल आपका यहाँ पे कंप्लीट है, लेकिन कुछ बेसिक लॉजिक्स में समझो बताना बहुत जरूरी है। एक ही बात, और एक जो नीचे हमने पेंडिंग में डाली है, वो 2 बातें करेंगे, बस लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, प्रोविजन अकाउंट पहले समझ लें, होता क्या है हमारा, पते की बातें बताता हूँ। ठीक है, लिखते हैं। प्रोविजन अकाउंट हमारा अंदाजा होता है,
अंदाजा ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी, यानी गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है। ठीक है, प्रोविजन हमारा अंदाजा होता है, अंदाजा बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। अगर हमारा अंदाजा बढ़ जाए तो समझो हमने पिछले साल कम अंदाजा लगाया था, इस साल मजीद एक्सपेंस बुक करना है, तो क्या एंट्री होती है? बैडेड एक्सपेंस डेबिट टू प्रूवियन क्रेडिट, यानी कि ये प्रूफ है इस बात का। ठीक है, 2000 पिछला साल इस बात का प्रूफ है। अब ये रेड पेन से सारा काम होने जा रहा है। मैंने इस साल के शुरू में कितना अंदाजा लगाया था कि 3,15,000 और जमा 50, कितने? 3,65,000 पे मुझे डाउट है, 3,65,000 का अंदाजा था, एग्रीड। 3,65,000 का अंदाजा था। साल के आखिर में पहुंचा तो अंदाजा वाले भाई कहाँ पे पहुंच गए? 5,30,000 पे, 530। यानी कि मैंने शुरू में कम अंदाजा लगाया था 3,65,000 का, मैंने कहा था शायद 3,65,000 के ना मुझे प्रोविजन काफी है। साल के आखिर में पता चला यार 3,65,000 नहीं, बल्कि 4,65 भी नहीं, बल्कि 5,30 की प्रोविजन। तो यानी कि मेरा अंदाजा शुरू में कम था, आखिर में ज्यादा हुआ। तो ज्यादा होता है अंदाजा तो बैलेंस इस साइड पे आएगा। ठीक है, इस साइड में बैलेंस आने का मतलब है प्रोविजन खुद तो क्रेडिट हुई, पीएनएल में डेबिट बुक हुआ। कितने का? 1,65,000 का। ये यानी कि 1,65,000 का अंदाजा आपका कम था, मजीद रिकॉर्ड करो तो बैड डेट डेबिट हुए थे, बड़े थे। ठीक है, एग्रीड। इस साल क्या हुआ? इस साल के शुरू में मेरा कितना अंदाजा था जो पिछले साल के आखिर में था? 5,30। अंदाजा है, मैंने क्या कहा, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, अंदाजा बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। 5,30 आखिर में जाके अंदाजा लगाया तो वो 3,75। यानी मैंने कहा अच्छा, साल के शुरू में तो मैंने 5,30 का अंदाजा लगाया था, कितने गलत डाउटफुल होंगे। लेकिन साल के आखिर में तो 3,75 है, यानी कि मेरा शुरू में अंदाजा ज्यादा था, चाहिए मुझे कम। तो यानी जो मैंने फालतू अंदाजा लगाया उसको रिवर्स कर दूं तो 1,55 से रिवर्स हो गया, यानी कि प्रोविजन खुद तो डेबिट होगी, बैड डेट को वो 1,55 से क्रेडिट करेगी। और बैड डेट क्रेडिट होने का मतलब है कि पीएनएल बढ़ेगा। ठीक है, तो ये देखें ऊपर से नीचे तक हमने अंदाजा लगा। शुरू में 5,30,000 था, मैंने कहा हो 5,30,000 के बैड, आखिर में कहा यार हाँ 3,75 के होंगे। ठीक है, तो अंदाजा कम हुआ। अंदाजा कम होता है तो प्रोविजन में डेबिट साइड पे फर्क आएगा, तो प्रोविजन डेबिट पीएनएल को क्रेडिट कर देगी और बैड डेट को क्रेडिट करेगी, यानी बैड डेट को कम करेगी। और हुआ यही कि जब बैड डेट अकाउंट क्लोज हुआ तो खुद तो डेबिट हो गया, पीएनएल को आखिरकार वो कम कर गया। अंदाजा वहां से बैड डेट, प्रोविजन से बैड डेट में शिफ्ट हुआ, बैड डेट से पीएनएल में शिफ्ट हुआ। ठीक है, यानी अंदाजा कम किया तो इनकम बनी थी, वहां से बैड डेट में गई, वहां से आखिरकार बनी क्या? पीएनएल में इनकम ही बनी। एग्रीड। तो एक बात ये यहाँ तक क्लियर हो गई है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर एक और बात आपको बताने वाला था स्पेसिफिक प्रोविजन के बारे में। ठीक है, जब भी वो सवाल में ये कहे, या अगले सवाल के साथ समझाऊं, इससे कंफ्यूज हो जाइएगा बस। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। अगले सवाल के सवाल। ठीक है, तो चलें फिर, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।